हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रयोजनवाद की। ये जो टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती। ज़्यादातर आपको प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। वैसे तो सारी ही वाद आते हैं, सारी ही वाद का मतलब है कि ये जितने भी सारे मैं वाद आपको पढ़ा रही हूँ उसमें से कोई एक वाद आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में। ये हमारी थर्ड वीडियो है वाद की। पहले हम आदर्शवाद को कवर कर चुके हैं, प्रकृतिवाद को कवर कर चुके हैं और प्रयोजनवाद की आज हम बात करने वाले हैं। तो देर नहीं करेंगे और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक भले मत कीजिएगा, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ये जो हेल्पफुल वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। तो आज हम इसमें बात करेंगे प्रयोजनवाद की। प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है? तो प्रयोजनवाद का जो अर्थ है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? एक शब्द है ग्रीक भाषा का जो है प्रैग्मा, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया। देखिए, जो प्रयोजनवाद है वो सीधी साफ बात है, प्रयोग पे वर्क करता है। जो मनुष्य एक्टिविटी करके और जो क्रिया करके एक्सपीरियंस लेगा, अनुभव लेगा, उस वही सत्य है, यानी मानव केंद्रित है। मानव के वर्क करने, मानव पे कार्य करने की बात करता है। बल्कि प्रकृतिवाद क्या करता है? प्रकृतिवाद प्रकृति को महत्व देगा, आदर्शवाद मन को, चिंतन को महत्व देगा। लेकिन प्रयोजनवाद इन दोनों को ही महत्व देता है। वो मन को भी महत्व देगा, प्रकृति को भी महत्व देगा। हर चीज जुड़ी हुई है। प्रयोजनवाद कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद को, ये भी चीज़ों को अडेप्ट किए हुए हैं और आदर्शवाद की चीज़ों को भी। ठीक है, फिर कह रहे हैं अन्य विद्वानों के अनुसार ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटोस को शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता या उपयोगिता। इसके अंतर्गत जानेंगे, इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रयोजनवादियों के अनुसार पहले किसी काम को पहले किया जाएगा, फिर आपको उसका परिणाम मिलेगा या फल मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए हम लोग अगली साइड पर चलते हैं। देखिए, इसमें बात की गई है प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रयोगों को सत्य मानता है। प्रयोजनवाद सीधे सीधे कहता है कि हम किसी भी चीज़ को जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंटलिज्म भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रयोग के द्वारा जितनी भी चीज़ें सत्य हो पाती, चाहे वो हमारे नॉर्म्स हो, वैल्यूज़ हो, जितनी भी चीज़ें हो, जब वो प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। साइंस की एक तरीके से ये भी बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, जितनी भी चीज़ें प्रूव हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं, उसके पक्ष में है, वही सत्य है। इनका मानना ये है। फिर कह रहे हैं सत्य, वास्तविकता, अच्छाई, बुराई सब सापेक्ष शब्द हैं। यह पूर्व निश्चित अपितु इन सब को मानव अपने प्रयोग तथा अनुभवों के द्वारा ही सिद्ध करता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इन सबको बनाता कौन है? मनुष्य ही बनाता है। लेकिन जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता, जैसे हमारा पानी पीना अगर हमें अच्छा लग रहा है तो ये किसने प्रूव किया होगा कि पानी पीना अच्छा हो सकता है? या झूठ बोलना या सच बोलना? सच बोलना किसने कहा होगा कि ये सच है या झूठ है? किसी ने प्रयोग करके देखा होगा कि अगर हमने झूठ बोला तो हमारे साथ बुरा हो गया, या हमने अच्छा ये ऐसा कहा तो ये सच, इसको सच कहेंगे या इसको झूठ कहेंगे। तो क्या है, पहले उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर प्रूव होती हैं चीज़ें, तब जाके जो चीज़ें हैं वो प्रूव हो पाती हैं और सत्य हो पाती हैं कुछ चीज़ें। केवल वही बातें सत्य हैं जिन्हें प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। प्रयोजनवाद का नारा है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब ये है कि किसी जो देश है, मतलब कोई भी चीज़ स्थायी तो है नहीं, सब कुछ सत्य है तब जब उसमें परिवर्तन संभव हो। जब तक किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं होगा, अब जैसे हम बात करें तो किसी देश में जो भी स्थितियां हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। शायद हमारे यहाँ कुछ रूल्स अलग हों, तो इसलिए देश काल के अनुसार ही परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जैसा देश होगा, जैसे वहाँ के आदर्श होंगे, जैसी भी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी, वैसी ही चीज़ें बदलती रहेंगी। मतलब हर क्षेत्र में, जैसे हम लोग बात करते हैं कोश कोश पर पानी बदले, चार कोश पर पानी, तो हर जगह की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अलग अलग है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस बात को प्रयोजनवाद अपनाता है और ये कहता है कि ये आदर्शवादी जो लोग हैं उनको भी मानता है, और जो चिंतन, जो आदर्श हैं, और जो आदर्शवाद था वो पुराने रूल्स को भी मानता था। जैसे चिंतन की जो प्रक्रिया है, पूर्व निर्मित जो मूल्य हैं, आदर्शवाद उनको मानता था। लेकिन ये जो प्रयोजनवाद है वो कहता है अपने आप से एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, एक्सपीरियंस करने के बाद में जो आप रूल्स बना रहे हैं वो सत्य है। मतलब पुराने रूल्स को नहीं मानना है। प्रयोजनवाद का मानना ये है। जो आदर्शवादी हैं वो कहते हैं कि जो है पुराने जो रूल्स हैं उनको भी मान लो, और जो नए आप मतलब प्रूव कर पा रहे हो उनको भी मान लो। लेकिन प्रयोजनवाद कहता है आप जो खुद समझ पाओ, आपको जो सही लगे वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया ये गलत है तो उसको गलत मान के चलना है। अगर आपको लगता है वो गलत है, वो सही है, आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ठीक है, तो कहना है प्रयोजनवाद मानव केंद्रित है, जिसके अनुसार मानव का निजी अनुभवी वास्तविकता का केंद्र बिंदु है।
उसके बाद अगर हम लोग आते हैं इस पे, तो प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन कौन से हैं, तो पी.वी. पियर्स हैं, जेम्स विलियम जोन्स हैं, इन्होंने तो बहुत योगदान दिया है, जॉन डी हैं, शिलर हैं, हुम है, रॉस हैं और प्रेट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो आदर्शवादी जो लोग हैं उनका प्रकृतिवाद से भी कुछ समानता पाई जाती है, आदर्शवाद से भी कुछ समानता पाई जाती है। देखिए, जो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मध्य का काम किया, मतलब बीच का काम किया किसने, प्रैग्मेटिज्म ने, यानी प्रयोजनवाद ने बीच का काम किया, बीच में है। यहाँ इधर आदर्शवाद है, इधर प्रकृतिवाद है, तो बीच में कहाँ है, प्रयोजनवाद कहीं फंसा हुआ है। फिर कह रहे हैं जो प्रकृतिवाद है वो प्रकृति केंद्रित है, जो आदर्शवाद है वो मन केंद्रित है, लेकिन जो प्रयोजनवाद है वो क्या है, मानव निर्मित है, मानव केंद्रित है। फिर कह रहे हैं, अब हम लोग देख लेते हैं, जो आदर्शवाद जो है वो क्या करता है, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है, प्रयोजनवाद भी देता है। ये इसमें क्या है, समानता है कि वो भी व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देगा, व्यक्तित्व विकास पे। लेकिन अगर हम बात करें तो इनमें अंतर क्या है, तो जो आदर्शवाद है वो क्या करता है कि पूर्व निर्मित जो मूल्य हैं उनका सहारा लेगा, जो पहले से चीज़ें नॉर्म्स वैल्यूज बनी हुई हैं उनका सहारा लेता है। लेकिन प्रयोजनवाद क्या कहता है, जो मूल्य पूर्व निर्मित नहीं है, खुद से एक्सपेरिमेंट किया है, व्यक्तित्व के विकास पे, निजी मूल्य को जो स्वयं से बच्चा खुद से जान सके, जिन चीज़ों को वो सही गलत मान सके, उसकी बात प्रयोजनवाद करता है। समझ में आया? यानी आदर्शवाद पहले के रूल्स को फॉलो करने के लिए कहता है, अपनी चिंतन शक्ति लगाने के लिए कहता है, और प्रयोजनवाद नए जो रूल्स आपको ठीक लगते हैं उनकी बात करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रयोजनवाद तथा प्रकृतिवाद की इसमें कई समानताएं हैं। कई समानताएं को मतलब जैसे क्रियात्मक शक्ति और रचनात्मक जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी प्रकृति ने जिन चीज़ों को बनाया है और जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका प्रयोजनवाद समर्थन करता है। और प्रकृतिवाद बालक के व्यक्तित्व को समाज से दूर ले जाकर केवल प्रकृति के प्रांगण में रखने के लिए कहता है। देखिए, इन दोनों में परिवर्तन क्या है, देखिए एक जैसी चीज़ें हैं कि दोनों में समानताएं हैं। प्रयोजनवाद भी मानता है कि परिवर्तन संभव है, मतलब परिवर्तन जीवन का नियम है, प्रकृति भी मानती है। लेकिन जो प्रकृतिवादी लोग हैं वो कहते हैं कि बच्चे को दूर रखो समाज से दूर ले जाके उसको किसी ऐसे वातावरण में सिखाओ जहाँ बच्चे को कोई शांति मिले, मतलब शांति, सारे जो शोर शराबे उससे दूर। लेकिन प्रयोजनवाद कहता है कि बच्चे को रहना तो सोसाइटी में ही है, तो बच्चे को सोसाइटी में रहने दो और साथ साथ उसको प्रकृति के जो नियम हैं उससे भी अवगत करवाओ। तो दोनों ही बातें ठीक है। अगर हम पूरा टोटल देखें तो प्रयोजनवाद प्रगतिशील आदर्शवाद की जो वास्तविकता है उस पर काम करता है, ठीक है। और प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद में समानता बहुत अधिक अगर हम कहें तो मानी जा सकती है, और प्रयोजनवाद प्रगतिशील आदर्शवाद बन जाएगा यदि क्या हो, आदर्शवाद के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं बचेगा अगर वो लोग आदर्शवादिता पे काम करें, मतलब मन या चिंतन पे अधिक अगर काम करने लगेंगे तो क्या होगा, तो आदर्शवाद और प्रयोजनवाद में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जाने तो हम लोग जानेंगे प्रयोजनवाद की परिभाषाएं। तो जेम्स जो प्रेट हैं वो कहते हैं कि प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। रॉस कह रहे हैं कि प्रयोजनवाद आवश्यक रूप से, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, या अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हैं। जेम्स ये जो हमारे साइकोलॉजिस्ट या जो फिलोसोफर रहे हैं उनके नाम आप याद कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इनको ब्लू पेन का यूज़ करते हुए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैक पेन से आप हाईलाइट कीजिएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन फ्री रहिएगा। फिर कह रहे हैं दर्शन है जो यह मानता है कि मानव क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण स्वयं करता है, कि वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है तथा अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है, कि हमारे सत्य मानव निर्मित वस्तुएं हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रयोजनवाद का विकास कहाँ से हुआ। देखिए, सबसे पहले यूनान के सोफिस्ट दार्शनिक ने बताया कि मानव सब बातों का मापदंड है, और जो सुकरात है, जो हुम है, प्रयोजनवादी विधियों तथा वेकन की विचारधाराओं में भी ये चीज़ें देखी गई। धीरे धीरे देखिए विकास हो रहा था, ठीक है, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, तो ये सारी चीज़ें आती चलेंगी, दिखाई पड़ी। लॉक ने भी मनुष्य के मस्तिष्क की उन क्रियाओं में लगाने की बात कही है जो हमारे लिए लाभप्रद हैं। जॉन लॉक भी ये कहते हैं कि मनुष्य को सिर्फ उन क्रियाओं को करना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं। मतलब ये जो प्रयोजनवाद है वो कहता है कि सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। प्रयोजनवाद का मानना है कि जो मानव के लिए हित में है वो जाने, मतलब जो उसके लिए लाभप्रद हो, सिर्फ उन चीज़ों को जान ले, इतना काफ़ी है। फिर कहना है आधुनिक युग में, आज के युग में प्रयोजनवाद का सबसे पहले एक अमेरिकी दार्शनिक C.B. पियर्स ने 1878 AD में मतलब इसका बहुत ज़्यादा सहयोग किया। पियर्स ने आधुनिक युग में, इनका कहना था कि हमारे विश्वासी क्रिया के वास्तविक नियम हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं विलियम जेम्स ने जो प्रयोजनवाद था उसको अधिक लोकप्रिय बनाया। अंत में जॉन डेवी ने अमेरिका में
इस चीज़ को विकसित किया, प्रयोजनवाद को बढ़ावा दिया। शिलर के प्रभाव से इंग्लैंड में प्रयोजनवाद को महत्व मिला और ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला गया। ठीक, प्रयोजनवाद के कुछ रूपों की बात करेंगे तो प्रयोजनवाद के रूप है, एक तो मानवतावादी प्रयोजनवाद है, दूसरा प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद है और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा हमारा आ जाता है जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद। अगर हम मानवतावादी प्रयोजनवाद की बात करें तो ये उन चीज़ों की बात करता है, ये कहता है कि जो इच्छाएं, जो आवश्यकताएं, जो आकांक्षाएं, जो उद्देश्य, मतलब इन सभी की पूर्ति करे, जो वो सत्य है, मतलब वो क्रियाएं सत्य है, वो चीज़ें सत्य हैं, वो वस्तु सत्य है, जो मानव की सब इच्छाओं को पूरा करे, जो कल्याण करे, वही क्या है, उस बात का समर्थन करता है। ऐसी क्रियाएं, मतलब जो चीज़ें, जो वस्तुएं, जो क्रियाएं वो सत्य हैं, जो मानव कल्याण के लिए हो, मानव हित के लिए हो, केवल वही सत्य है जिसमें मानव संतुष्ट हो सके। ठीक है, तो अगला अगर हम लोग बात करें तो बात करते हैं प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद की। तो इसमें कह रहे हैं कि वही चीज़ें सत्य हैं जो प्रयोग द्वारा सिद्ध हो सकती हैं, जिस बात को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकेगा, जो बात ठीक कार्य करती होगी, यानी जिसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा निर्धारित कर दिया गया होगा, बिल्कुल एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया होगा कि हाँ ये चीज़ ठीक है, तो वो चीज़ सत्य मानी जाएगी। अब हम जीव शास्त्रीय की बात करें, इनके जो तीसरा है तो वो कह रहा है कि जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद के अनुसार क्या है कि जो मनुष्य है वो अपने वातावरण को समझ सके, अडेप्ट कर सके, ये सारी चीज़ें जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद के अनुसार, जिसका समर्थन जो है वो जॉन डुई ने भी किया था। अगर हम बात करें तो प्रयोजनवाद के कुछ सिद्धांत हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रयोजनवाद के कुछ सिद्धांत, सबसे पहले बात आती है सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति। देखिए, सत्य की जो परिवर्तनशील प्रकृति है वो क्या है, सत्य जो है वो सदैव देश काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इनके अनुसार एक ये जो इनका विश्वास है कि देखिए, स्थान पर किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ सत्य हो सकती है, उस दूसरे स्थान पर वो चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए सत्य नहीं हो सकती है। तो यानी सत्यता किसी विचार का स्थायी गुण धर्म नहीं है, वह तो आकस्मिक विचार में निर्वासित होता है। यानी वो किसी के लिए, कोई चीज़ किसी के लिए सत्य भी हो सकती है, कोई चीज़ किसी के लिए झूठ भी हो सकती है। ऐसा प्रयोजनवाद का मानना है कि जो खुद के वैल्यूज़, खुद की जो सोच है उसको जानना चाहिए, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सही है, आपके लिए कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, अगला देखिए तो सत्य का निर्माण करके उसके फल से होता है। देखिए, इनका मानना ये है कि जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद कहता है कि जो सत्य है वो निश्चित नहीं है, वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, और जब समय के साथ सत्य परिवर्तित होता रहेगा तो मनुष्य के सामने नई नई चीज़ें आएंगी। वो अपनी मानसिक जो शक्ति है उनका विकास करने की कोशिश करेगा, उस पर तर्क करने की, उस पर चिंतन करने की सोच रखेगा, जिससे कि सत्य, उसके जो लक्ष्य हैं वो उसे प्राप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, तो सत्य का वो निर्माण कर सकेगा, उसके फल को प्राप्त कर सकेगा नए नए, मतलब नए नए तरीके से, क्योंकि सत्य तो परिवर्तन है, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, वो परिवर्तित होता रहेगा तो सत्य भी बदलता रहेगा, जाहिर सी बात है। फिर अगर हम बात करें तो समस्याएं सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के रूप में, कोई भी समस्या होती है तो वो सत्य को सुलझाने की कोशिश करती है। यानी जीवन में हमारे जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के प्रयोग के द्वारा हम उन चीज़ों को सुलझा सकते हैं। प्रयोग की जो सफलता है, प्रयोग की सफलता से, यानी जो भी प्रयोग हमने एक्सपेरिमेंट किए उनके द्वारा ही हम सत्य की खोज कर सकते हैं, और जो समस्याएं हैं वो सत्य की प्रेरक हैं। जितनी समस्याएं आती चली जाएंगी हम सत्य को उतना ज़्यादा खोजते चले जाएंगे। उपयोगिता के सिद्धांत की बात करें तो उपयोगिता का सिद्धांत कहता है कि यथार्थता उपयोगिता है, मतलब इस जो सिद्धांत है वो यथार्थता ही उसकी उपयोगिता है। कोई चीज़ सामने है, सटीकता कह सकते हैं, किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर ही निर्भर करती है कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा उपयोगी है, बेनिफिशियल है किसी इंसान के लिए। ठीक है, उपयोगी होना चाहिए, यानी किसी चीज़ पे ऐसे वर्क किए जा रहे हैं और वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं है तो वो चीज़ बेकार है। प्रयोजनवाद के अनुसार उन्हीं चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना चाहिए, उन्हीं कामों को करना चाहिए जिनसे कि, या फिर उनमें ही अपनी शक्ति को वेस्ट करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सामाजिक तथा जनतांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं निश्चित लक्ष्य तथा मूल्यों का विरोध, मानव की शक्ति का महत्व, क्रिया का महत्व, वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास, सामाजिक परंपराओं तथा प्रथाओं का विरोध। तो ये जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ इन हेडिंग्स को आप याद कर लीजिएगा, और जो प्रयोजनवाद तो समझ आ गया होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा चीज़ें लिख दीजिएगा बहुत अच्छे से। और जो 6 पेजेस का लॉन्ग लिखते हैं और लगभग 3 या ढाई पेजेस का हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट लिखते हैं।
तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको लगे कि इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रयोजनवाद के जो सिद्धांत उनको भी डीपली एक्सप्लेन करके आपको वीडियो दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, शिक्षा में प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है। तो मतलब शिक्षा में प्रयोजनवाद कैसे, मतलब क्या क्या वर्क करता है, तो उसको जानते हैं कि इस विचारधारा का नारा है परिवर्तन। इस बात के अनुसार संसार परिवर्तनशील है, सभी वस्तुओं में परिवर्तनशीलता है। शिक्षा तथा जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो भी इसके चक्कर में आ गए, उन्हें मालूम है। देखिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा करिकुलम है, वो समय के साथ चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एक निर्धारित कर दिया गया है और उसी पे वर्क हो रहा है, नहीं, समय के साथ चेंजेस आते रहते हैं, या नई नई शिक्षा नीतियाँ आती रहती हैं, या नए नए बदलाव ज़रूरी है, नहीं होगा तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय विलियम जेम्स का बहुत हाथ रहा है, विलियम जेम्स का। और दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, बच्चे को करके सीखने की बात करते हैं, वो भी प्रयोजनवाद से ही संबंधित हैं। जॉन डीवी के अनुसार किसी वस्तु की सच्ची उपयोगिता वही है जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो। शिक्षा भी उपयोगी उसी समय कही जाएगी जब उनके जो विभिन्न अंग हैं वो मानव के लिए कल्याण। अच्छा इंसान क्यों पढ़ता है, ताकि उसको अच्छा खाना, रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके, जाहिर सी बात है। हालांकि ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन लाभ तो हमें तभी होगा जब हमारी शिक्षा हमें इनकम दे, जाहिर सी बात है भाई। जब तक हमारे पेट में खाना नहीं होगा तब हम शिक्षा का क्या करेंगे। तो इसीलिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो एटलीस्ट बच्चा भूखा तो ना मरे, है ना। तो हम शिक्षित होने के बाद चीज़ों को एक्सप्लोर तो कर सकेंगे, उसके बाद में हम अपना जीवन यापन भी कर सकेंगे। फिर कह रहे हैं समाज में होने वाले हर परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन होना आवश्यक है। प्रगतिशील समाज में केवल वही शिक्षा तथा स्कूल जीवित रह सकते हैं जो समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार लचीले हों तथा बालक को वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान कर सकें, लचीले, योग्य हों, सामाजिक दृष्टि से सकुशल बना सके। यानी बच्चे को केवल रोबोट नहीं बनाना है, बच्चे को उसके समाज से जोड़ना है, उसके समाज से अंतः क्रिया करने देना है, जिससे कि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके। प्रयोजनवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य समझेंगे। देखिए उद्देश्य नहीं, जो शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं, शिक्षा एक सापेक्ष विचार है, शिक्षा के उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं। देखिए कोई भी चीज़ बनाई गई है, कोई भी उद्देश्य बनाए गए हैं, वो किसी मनुष्य द्वारा ही बनाए गए, ऐसा तो है नहीं, प्रकृति ने खुद फेंक दिया ऊपर से रूल्स, ऐसा तो है नहीं। तो कह रहे हैं व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत अधिक भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग तरीके की सोच है, वह विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न भिन्न होती है। जो जो बालक का विकास होता जाता है तो उद्देश्य बदलते जाते हैं, निर्धारित किए हुए उद्देश्य भलाई की तुलना में बुराई बन जाते हैं। आप किसी की कोई चीज़ बनी हुई है, कुछ रूल्स बने हुए हैं, किसी के लिए वो अच्छे हो सकते हैं, कभी कभी वो बुराई का काम कर देते हैं जो रूल्स हो जाते हैं। केवल आने वाले परिणामों को जानने, स्थितियों की देखभाल करने तथा बालकों की शक्तियों को मुक्त एवं निर्देशित करने के साधनों के चुनने के लिए सुझाव के रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि जो किसी के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो ऐसा करना चाहिए, बच्चे में ये चीज़ें विकसित करनी चाहिए कि बच्चे खुद की सोच को डेवलप कर सके, खुद की चिंतन प्रक्रिया कर सके, मतलब किसी भी चीज़ पे तर्क वितर्क करके उस चीज़ को, जैसे सुकरात भी जो थे उनकी भी बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो है हम तर्क वितर्क करके ये जान सके कि आखिर ये चीज़ गलत क्यों है। ठीक है, तो ये चीज़ डेवलप करना आपका कर्तव्य है एक टीचर का। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम की अगर हम लोग बात करें तो प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम में ज़्यादा फासला नहीं है, ये कुछ 3 सिद्धांतों पे काम करता है। उपयोगिता का सिद्धांत, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो बच्चे की उपयोगिता के लिए हो, मतलब बच्चा वही मैं बात कर रही थी कि एटलीस्ट उसके किसी काम तो आ सके, ऐसा ना हो कि वो चीज़ों को रट रहा हो, वो चीज़ों को समझ रहा हो, चिंतन मनन कर रहा हो और जीवन में उसके काम आ सके वो चीज़। रुचि का सिद्धांत, अगर बच्चे को रुचि नहीं है किसी काम में तो वो किसी काम को नहीं करेगा। तो हो सके तो ऐसा कर सके, हम लोगों का सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चे को हम उसमें रुचि उत्पन्न कर सके, जिससे कि बच्चा जो है एटलीस्ट क्या कर सके, जो क्या कहते हैं उसको, प्रेरित कर सके। आप शिक्षक हैं तो आप बच्चे को प्रेरित कर सके और उसको प्रौढ़ जीवन के लिए मतलब तैयार कर सके। उपयोगिता ये है कि आप उसको प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। और रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा तैयार हो। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, सबसे पहले बच्चे का रेडी होना ज़रूरी होता है, उससे रुचि लेना ज़रूरी होता है, उसका जिज्ञासा में रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो अनुभव का सिद्धांत है तो ये कह रहा है प्रयोग के द्वारा बच्चे को सिखाओ। रटने के जो सिद्धांत है उसका पूर्ण विरोध करता है। तो जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी चीज़ है वो अनुभवशील बनाता है। मतलब प्रयोजनवाद वो कहता है बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, मतलब साक्षात प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखाओ, तब जाके बच्चा अच्छा सीखेगा। एकीकरण क्या है, तो कह रहे हैं एकीकरण कहता है कि ज्ञान एक इकाई की तरह ही है,
इनको किसी अलग अलग खंडों में नहीं बांट सकते हम लोग। तो विषयों का जो ज्ञान है वो पृथक पृथक संकुचित रूप से ना देकर समस्त विषयों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, संबंधित, मतलब आपस में रिलेटेड हो। तभी जो एक टीचर है उसको सामाजिक अध्ययन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अधिकतर जो विषय है वो समाहित होते हैं, और दर्शन भी एक तरीके से आना चाहिए। क्यों? दर्शन फिर जो फिलॉसफी है वो भी एक शिक्षक को आनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे विषय हैं जिसके द्वारा क्या है, सभी विषय जुड़े हुए हैं आपस में। आप भाषा पढ़ा रहे हैं, जैसे आप कोई भी एक साइंस पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो साइंस के साथ में आप लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे हैं। तो यानी इनका कहने का मतलब ये है कि सारे विषय कनेक्टेड हो। ऐसा ना हो कि आप पढ़ा कुछ और रहे हैं, एक सब्जेक्ट में कुछ और पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट में आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, या एग्जाम्पल्स भी ऐसे दे सकते हैं जिससे कि चीज़ें कनेक्ट हों। जो उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं वो सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हों। ठीक है, ये एकीकरण का सिद्धांत था। आगे चलते हैं। देखिए, चीज़ों को आसानी से समझिए, समझ में आएंगी। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, हम एक वीडियो में सारे ही बात को डिस्कस कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रयोजनवाद तथा शिक्षण जो सिद्धांत है उनकी बात करें तो बालक को पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिए फिजिकली, मेंटली, मतलब हर चीज़ में, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर पक्ष में बच्चा विकसित होना चाहिए। केवल उन चीज़ों को नहीं करना है जिससे कि बच्चा खाली शारीरिक रूप से विकसित हो रहा है, खाली मानसिक रूप से विकसित हो रहा है। योगा भी होना चाहिए, मेंटल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। सारी ही चीज़ें आपको अपने अंदर, मतलब एज अ टीचर आपको उस चीज़ों को कैसे करना है, इस तरीके से शिक्षण विधियाँ, जो प्रविधियाँ, वो आपको बैठ के सोचनी पड़ेंगी। पहले कक्षा में जाने से पहले हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है, लेसन प्लानिंग। तब जाके हम कुछ कर सकते हैं आगे, तब जाके हम बच्चे को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहले सोचना पड़ता है, किसी भी चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ अच्छी हो जाती है। कह रहे हैं जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, उन सभी को क्या करना चाहिए, ऐसी शिक्षण पद्धतियों का चुनाव करना चाहिए जिससे कि बालक को जीवन से संबंधित तथा उसमें क्रियाशीलता, व्यवहारिकता और अनुभव आदि का समावेश हो। यानी बच्चा समझ सके कि समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक, उनमें क्रियाशीलता हो, जानने की जिज्ञासा हो, अनुभव हो समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर। फिर कह रहे हैं सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, ये जो है वो बालक की अभिरुचि, योग्यता, अनुभव के आधार पर किसी उद्देश्य को, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर काम करता है। प्रयोजनवाद जो है वो पुस्तक यानी जो हमारी किताबें हैं उनका बहुत अधिक विरोध करता है, और जो शिक्षण पद्धतियां हैं उनको भी चुनौती देता है। क्योंकि ये कहते हैं कि जो शिक्षक के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, शिक्षक के चरणों में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस ज्ञान को बालक के जीवन से संबंधित नहीं किया जा सकता। भाई जो बच्चा है वो खुद से एक्टिविटी करेगा, ऐसी शिक्षण पद्धतियां हों जिससे बालक खुश रहे। ठीक है, ऐसी शिक्षण पद्धतियां हों जिससे बालक खुश रहे, जिससे बालक खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बात की है किसमें, सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, कि बच्चे को अपना एक उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित हो सके, उसको पहले पता तो होना चाहिए कहाँ तक जाना है। फिर कह रहे हैं क्रिया करके अथवा अनुदेशन द्वारा या अनुभव द्वारा सीख सके, यानी बच्चा क्या कर सके, क्रिया के द्वारा नए नए विचारों को जन्म दिया जा सकता है या फिर दिया जाता है। तो बालक के सामने ऐसी परिस्थितियां रख देनी चाहिए जिससे कि वो भौतिक और सामाजिक वातावरण को समझ सके। ऐसा ना हो आप ऐसा कर दे कि बच्चा इन चीज़ों में उलझ के रह जाए। तो क्रिया आधारित होगा, अनुभव आधारित होगा, और साथ ही साथ आप उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियों को प्रकटीकरण किया जाएगा जिससे कि आपस में वो चीज़ों को मैशअप नहीं करेगा, वो सब कुछ समझ पाएगा। पारलौकिक, लौकिकता, आध्यात्मिकता, जब उसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित होगा, सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो सब कुछ जानना का मतलब है भौतिकता, सामाजिकता, सब कुछ की बात करता है प्रयोजनवाद। ठीक है, तो एकीकरण तो हम जान ही चुके हैं कि सारे विषयों को अलग अलग खंडों में तो पढ़ाया नहीं जा सकता। यानी जब आप चीज़ों को जितना बांटते चले जाएंगे उतना बच्चा कंफ्यूज होता चला जाएगा। आप चीज़ों को, जैसे हम एक पजल सॉल्व करते हैं तो बच्चे को एक पजल की तरह देखना है, उसके एक एक टुकड़े को जोड़ना सिखाना है उसको, कि जिससे कि वो फटाफट से चीज़ों को जोड़ना सीख जाए ना। तो हमें क्या करना है, विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ लेकर उसको जाना है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना है, सरल से जटिल की ओर चलना है। ठीक है, ये सारी विधियां हमें अपनानी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो योजना, जो पद्धति है वो भी किसकी है, प्रयोजनवाद की है। जॉन डेवी के जो प्रिय शिष्य थे किलपैट्रिक, शिक्षा को एक ठोस व्यवहारिक शिक्षण पद्धति प्रदान की। इस शिक्षण पद्धति को योजना पद्धति के नाम से पुकारा जाता है। यह पद्धति प्राचीन शिक्षण पद्धतियों की भांति निष्क्रिय नहीं। जो पहले जो
लोग चीज़ें चलती थी उसकी तरह नहीं है कि बच्चे को केवल भर दिया, बच्चे को बोलने भी नहीं दिया, कोई एक्टिविटी नहीं करने दी, बस बैठ के बच्चा सुन रहा है, चाहे वो सुन रहा है आ रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस गुरु बैठ के उसको लेक्चर दे रहा है। पर ये पद्धति ऐसी नहीं है, अपितु सक्रिय पद्धति है, बालक जिसमें एक्टिविटी करता रहे, बोलता रहे। अगर बच्चा चुप बैठा है तो समझिए उसको समझ नहीं आ रहा है। जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं करेगा, उसके मतलब माइंड में ये चीज़ें चलेंगी नहीं कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, तब तक काम नहीं चलने वाला। इसमें शिक्षक कार्य को शिक्षक नहीं करता बल्कि बालक स्वयं करता है। शिक्षा का कार्य केवल इतना ही नहीं कि बालक के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे वह समस्या को पहचान ले, बल्कि इससे होना चाहिए कि बच्चा उस समस्या को खुद सुलझा ले, ताकि आगे को उसे ये परेशानी ना हो कि कोई नया टॉपिक उसके सामने है तो उसे बोलने के लिए उसे सोचना पड़े। कुछ सोचना नहीं पड़े, जैसे कोई टॉपिक रखा जाए वो अपने आप बोलने के लिए उस पर तत्पर हो। ऐसा जीवन में भी है कि नई नई जो हमारी समस्याएं हैं उनसे लड़ने के लिए यानी वो रेडी हो जाता है। जब वो किसी टॉपिक पे बोलने के लिए रेडी हो जाएगा तो यानी उसे मालूम है कि मेरे सामने जब नई समस्या आएगी तो मुझे उसे कैसे सॉल्व करना है। प्रयोजनवाद तथा अनुशासन की बात करें तो प्रयोजनवाद जो है कभी भी बाह्य नियंत्रण पर काम नहीं करता है, दंड की निंदा करते हुए ऐसे सामाजिक अनुशासन को महत्व देता है जो बालक की रुचियों के अनुसार हो। सामाजिक देखिए, आप एक शिक्षक के होने के नाते क्या करेंगे, खेल को अधिक महत्व देंगे। खेल जो पद्धति है उसको अधिक महत्व दिया गया है और ऐसी चीज़ों को सामने रखेंगे जो बालक की इंटरेस्ट की हो, तो वो कभी भी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपने काम में लगा रहेगा, जिससे उसमें क्या आएगा, आत्मनिर्भरता आएगी, दूसरों के प्रति सहानुभूति आएगी, सहयोग की भावना आएगी। और ग्रुपिंग जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है। बच्चे में को ग्रुप में सिखाना सबसे अच्छा काम होता है। बच्चे जब ग्रुप में सीखते हैं तो नई नई चीज़ों का निर्माण होता है, उन्हें सामाजिकता आ पाती है, उनके अंदर सामाजिक जो गुण है वो डेवलप हो पाते हैं। तो ग्रुप में जो वाइगॉत्स्की हैं वो भी ये कहते हैं कि बच्चों को ग्रुप में सिखाना ज़्यादा बेटर है। अकेला बैठा हुआ है बच्चा, इसीलिए जो हम लोग समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव जो एजुकेशन है उसकी बात करते हैं। जो बच्चे मतलब हिट्रोजीनियस क्लासेस होनी चाहिए, कोई कमज़ोर भी होगा क्योंकि IQ सबका एक जैसा तो होता नहीं है, तो कोई कमज़ोर होगा, कोई तेज़ होगा, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होगी, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होगी, तो क्या होगा, सब मिलकर आपस में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। फिर अगले हम लोग देखें तो प्रयोजनवाद के दोष हैं। प्रयोजनवाद के दोष क्या हैं, मैं इनको भी हेडिंग वाइज समझा दे रही हूँ। इस हेडिंग को डाल के आपको जो समझ में आया प्रयोजनवाद से संबंधित इसके अंदर लिख दीजिएगा, बढ़िया करके कॉपी सजा दीजिएगा, नंबर मिलने की गारंटी पक्की है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद के दोष क्या है, पूर्व निर्धारित सत्यों का विरोध, पूर्व निश्चित आदर्शों तथा मूल्यों का विरोध, शिक्षा के उद्देश्य पूर्व निश्चित नहीं, आध्यात्मिक गुणों का ना मानना, बौद्धिकता का विरोध, अतीत को ना मानना, पाठ्यक्रम निर्माण में कठिनाई। अगर आपको लगे कि इसकी फुल फ्लैश वीडियो फिर से आनी चाहिए, मतलब इसको डीप में पढ़ाया जाना चाहिए दोष और गुणों को, तो भी बताइएगा। सिद्धांतों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, दोष और गुण को भी एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगा तो ठीक है, तब तक, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना इनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए कि हेडिंग आप लोगों को, क्योंकि इतने आप लोग समझदार हैं ही कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि इतना रवन्ना यहाँ पे लिखे कोई फायदा है नहीं, तो आप लोग ये समझिए कि हेडिंग्स में क्या डालना है, ठीक है। आप लोग अपने पास से भी हेडिंग बना सकते हो, ऐसे कोई समस्या नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गुण तो हम लोगों ने वो दोष तो हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग देखेंगे प्रयोजनवाद के गुण क्या है। तो प्रोजेक्ट पद्धति का निर्माण, इसमें भी यही होता है कि प्रोजेक्ट विधि में प्रयोग द्वारा सीखा जाता है। बालक का महत्व, तो बालक यानी चाइल्ड सेंटर्ड है ये भी, और जो चाइल्ड सेंटर्ड जितनी भी वाद हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अच्छी है। मतलब बच्चे को सेंटर में जहाँ पे रखा जा रहा है, शिक्षक को आराम दिया जाएगा, वो चीज़ें गलत मानिए आप। मतलब बच्चे को आराम मिलना चाहिए, बच्चे की सुविधा के अनुसार अगर कहीं पे वर्क हो रहा है तो वो चीज़ अच्छी मानी जाएगी। व्यवहारिक जीवन में विश्वास, सामाजिक तथा जनतंत्र शिक्षा, शिक्षा में नए जीवन का संचार, और शिक्षा तथा मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चा आत्मनिर्भर बने और धैर्यवान बने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पूरी टोटल देख लेते हैं। तो प्रयोजनवाद के दोषों और गुणों पर प्रकाश डालने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि जो इसके बाद जो क्रिया है उसका प्रयोग अनुभव, उपयोगिता तथा व्यक्ति के विकास, सामाजिक की जो प्रकृति है उस पर बल देकर मानव के दृष्टिकोण को ही नहीं बल्कि जो वर्तमान शिक्षा है उसको भी मोड़ दिया। जो प्रयोजनवाद है वो केवल मनुष्य के ही हित की बात नहीं की, बल्कि जो शिक्षा है उसका भी रुख बदल के रख दिया। यानी प्रयोजनवाद जो है वो एजुकेशन में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और आज भी कहीं ना कहीं प्रयोजनवाद के जो सिद्धांत हैं, जो रूप हैं, जो क्रियाएँ हैं वो वर्क अब तक कर रही हैं। तो ये क्या था, प्रयोजनवाद था। डेली की तरह आज भी हम एक कोटेशन लेके आए हैं। उप्स, पीछे का एक जो बैकग्राउंड है वो जा चुका है। खैर, हमें जानना था जो कोटेशन को, यानी शिक्षा जीवन है जिसे हमें बेहतर बनाना है। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
प्लीज़ ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो देख ज़रूर लीजिएगा वीडियो को, भले लाइक मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाद के साथ में, यानी यथार्थवाद, रियलिज्म को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।